गुड मॉर्निंग। डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडिया ज्योग्राफी। और इंडिया ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन क्लाइमेट, यानी कि भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में हम लोगों ने पढ़ा था कि जलवायु होती क्या है, मौसम और जलवायु के बीच में अंतर क्या होता है। यानी कि हमने पढ़ा था कि मौसम जो है वो वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन परिवर्तन होता है, दैनिक परिवर्तन होता है। लेकिन वायुमंडल जो होती है, जो जलवायु होती है, वो वायुमंडलीय दशाओं का लंबे समय का लगभग 30 से 35 वर्ष का परिवर्तन होता है और जलवायु विस्तृत क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को जो कारक प्रभावित करते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद सागर तट से दूरी, समुद्र तट से तली से ऊंचाई, उच्चावच, धरातल की बनावट, वनस्पति यानी कि हिमालय पर्वत। भारत के संदर्भ में बात करें तो ये कुछ प्रमुख कारक बताए गए आपको जो कि किसी भी स्थान की जलवायु को या खास करके भारत की जलवायु जो है उसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कि भारत की जो जलवायु है वो जो निर्धारण किया गया है वो मानी गई उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी इसलिए मानी गई क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है, उत्तरी भाग में भी लंबे समय तक गर्मी पड़ती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय और मानसून का इफेक्ट जो भारत की क्लाइमेट के ऊपर है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए मानसूनी जलवायु कहा गया है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे जलवायु के अंतर्गत वो बात करेंगे मानसून के बारे में कि मानसून जो है वो क्या होती है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, मानसून कब भारत में प्रवेश करती है, किस प्रकार से बारिश करती है, कब वापस लौटती है, मानसून पवनें है क्या, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मानसून जो है ये एक अल्पकालीन जो है वायु है, या हम यूं कहें कि मानसून जो स्थायी पवन नहीं है, ये कुछ समय के लिए यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक भारत में प्रभावी रहती है। लगभग उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में वापस लौटना आरंभ कर देती है, नवंबर लास्ट तक भारत से वापस लौट जाती है। तो ये अल्पकालीन या एक समय विशेष के लिए बहने वाली वायु होती है मानसून। मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसीम शब्द से बना है। अरबी भाषा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसीम। इस मौसीम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, या हम यूं कहें कि इसको धीरे धीरे जो है वो मानसून कहा जाने लगा। मौसीम शब्द जो है अरबी भाषा का, इसका मतलब ये है कि मानसून का विश्व में सबसे पहले जो मानसून के बारे में जो बातें निकल करके आई, या मानसून के बारे में सबसे पहले विश्व में स्टडी जो की गई वो अरबी नाविकों द्वारा की गई। अरब के जो नाविक थे, अरब के जो नाविक थे ये जब भारत आते थे या जब ये अरब सागर में आते थे और व्यापार के लिए जब, तो इन लोगों ने ऐसी एक पवन का आभास किया कि ऐसी एक हवा है, ऐसी एक पवन है जो कि मौसम या ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, और ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली इन्हीं पवन को इन्होंने अरबी नाविकों ने नाम दिया था मौसीम। तो मौसम या मानसून का मतलब होता है अरबी भाषा में, इसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। मौसम का या मानसून का अभिप्राय होता है अरबी भाषा में। अगर हम बात करें कि मौसम का अर्थ क्या है, तो अरबी भाषा में मौसम का अर्थ है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो इन लोगों ने अरब सागर में खास करके इन पवनों की दिशा में परिवर्तन होने के कारण इनको मौसम नाम दिया था कि इसी तरह मौसम बहती। तो विश्व में सबसे पहले मानसून के बारे में जो अध्ययन शुरू हुआ था, इसके बारे में जो बताया गया वो अरबी नाविकों द्वारा बताया गया। तो आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की, तो वो ये है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि मौसम शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो मौसम अरबी भाषा का शब्द है।
या आपको यूं पूछा जा सकता है कि मानसून किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। फिर हम आपको यूं कह सकता है कि मौसम का अर्थ क्या होता है, तो मौसम या मानसून का अर्थ होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून के बारे में सबसे पहले किन लोगों ने बताया, तो मानसून के बारे में सबसे पहले अरबी नाविकों ने बताया था। यहां तक बात कर लिए, यहां तक आपके 3-4 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मानसून के बारे में वैश्विक स्तर पर सबसे पहले खोज किसने की, या मानसून का खोजकर्ता कौन रहा, इसकी हम लोग बात करते हैं कि मानसून की खोज किसने की। तो इस प्रश्न का उत्तर है हिप्पोलस। एक अरबी नाविक का नाम था हिप्पोलस। इसने प्रथम शताब्दी में मानसून की खोज की थी। यानी कि हिप्पोलस जो था, इसने पहली शताब्दी का मतलब आज से 2000 साल पहले इसने सबसे पहले मानसून के बारे में बताया था, या इसकी खोज की थी। इस प्रकार से अरब सागर में एक हवा है जो कि ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। 6 महीने स्थल से सागर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर बहती है, और उसी को इसने जो है वो मानसून जो है वो कहा, और इसने इसकी जो खोज है, तो खोज का श्रेय किसको जाता है, खोज का श्रेय जो है वो हिप्पोलस को जाता है। हिप्पोलस कौन था, एक अरबी नाविक था, और पहली शताब्दी में जो इसने है वो मानसून की खोज की थी। तो वैश्विक स्तर के ऊपर मानसून की खोज की बात करें, या हम यूं कहें कि आपको यूं भी पूछ सकता है भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले खोज किसने की थी, या भारतीय मानसून की खोज किसने की थी, तो वो हिप्पोलस ही था। या वैश्विक स्तर के ऊपर मानसून की खोज किसने की थी, तो वो हिप्पोलस ने की थी। इसके बाद में भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले विस्तार पूर्वक वर्णन किया था एक व्यक्ति का नाम है, जिसने भारत की मानसून के बारे में सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उस शख्स का नाम है अल मसूदी। एक व्यक्ति का नाम है अल मसूदी। अल मसूदी ने सबसे पहले भारत की मानसून के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो आपको यूं पूछा जा सकता है कि भारतीय मानसून के बारे में सर्वप्रथम वर्णन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो वो था अल मसूदी। यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें, इतिहास के भी प्रश्न बनते हैं कि अल मसूदी जो है ये गुर्जर प्रतिहार काल में, गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे, भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार काल में, यानी कि 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार काल में, यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था अल मसूदी। उस टाइम पे यहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था महीपाल। महीपाल का शासक था। तो ये भी आपको क्वेश्चन यूं इतिहास की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है कि अल मसूदी भारत किसके शासन काल में आया था, तो महीपाल के शासन काल में भारत आया था मसूदी। और महीपाल कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था, और इसके काल में मसूदी ने जब भारत की यात्रा की थी, इस क्षेत्र में जब ये आया था, तो इसने भारतीय मानसून के बारे में, क्योंकि जब भारत आया तो इसको अरब सागर में जो हवाएं थी उनका सामना करना पड़ा था, विपरीत भी, जैसे स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर। तो इसने फिर अपनी किताब में जो है वो इसका डिटेल से वर्णन किया था कि भारतीय जो क्षेत्र है या अरब सागर का जो क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार से हवा चलती है जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, और वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि को प्रभावित करती है। इसने यानी कि वर्णन दिया था इसने पूरा। इसलिए मसूदी को पहला ऐसा विद्वान माना जाता है जिसने भारतीय मानसून के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि किस विद्वान ने भारतीय मानसून के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया, तो वो कौन था, मसूदी था। लेकिन सबसे पहले विश्व स्तर के ऊपर मानसून की खोज किसने की थी, वो हिप्पोलस था। ये भी अरबी था, और ये भी मसूदी भी कौन था, अरबी था, ये अरबी विद्वान था। तो यानी कि यहां तक आपको ध्यान रखना कि मानसून भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून ही है। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून की खोज हिप्पोलस ने की थी,
और भारतीय मानसून का सर्वप्रथम विस्तारपूर्वक वर्णन जो है वो मसूदी ने किया था। ये बात यहाँ तक यानी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग मानसून में। अभी भारत में मानसून काल शुरू हो चुका है और दक्षिण और मध्य भारत में मानसून पहुंच पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी उत्तर भारत में आ जाएगी और इस बार मानसून से अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो हम लोग यही टाइप है मानसून पढ़ रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले जैसे मानसून के बारे में यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मानसून जो है इसकी क्या स्टोरी है, किस प्रकार से इसकी खोज हुई और ये पौने क्या होती। अब हम लोग मानसून के बारे में पढ़ते हैं कि मानसून की उत्पत्ति जो होती है, फिर इसका आगमन होता है, फिर इसका लौटना होता है, भारत में बारिश होती है। हम लोग पूरी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मानसून की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं कि मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो मानसून की उत्पत्ति जो है उसके बारे में प्राचीन काल से ही विचार विमर्श या विचार दिए जाते रहे। उसके बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो लोगों ने अपने विचार रखे। प्राचीन काल के लोगों ने अपने हिसाब से, फिर जो लोग नए आए उन्होंने अपने हिसाब से विचार रखे। फिर आधुनिक काल में बहुत सारे शोध रिसर्च आज भी जारी है। तो वैज्ञानिक जो है वो मौसम वैज्ञानिक भी इसके ऊपर काम करते हैं। वर्तमान में कुछ नई चीजें जानने को मिलती है। तो अगर हम मानसून की उत्पत्ति की बात करें तो दो प्रकार की विचारधाराएं हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगी। 4-5 सिद्धांत है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि मानसून की उत्पत्ति में किन किन का प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विचारधाराएं। यहां पे दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। नंबर 1 है प्राचीन विचारधारा, या इसको बोलते हैं चीर संवत सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी बोल देते हैं इनको। नंबर 2 जो है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित अगर हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो वो है नवीन विचारधारा या आधुनिक विचारधारा। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार के सिद्धांत या दो प्रकार की विचारधाराएं पढ़ने को मिलेगी। पहली जो है वो है प्राचीन विचारधारा या चीर संवत सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। दूसरी है नवीन या मॉडर्न थ्योरी, हम लोग बोलते हैं आधुनिक विचार। प्राचीन विचारक जो है, इसमें अगर हम प्राचीन विचारधाराओं की बात करें तो इसके अंतर्गत तो दो प्रकार के हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं। नंबर 1 है एडमंड हेली का तापीय सिद्धांत। एक हेली नाम का विद्वान था, इसने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था, थर्मल थ्योरी बोलते हैं इसको, तापीय सिद्धांत। दूसरा इसमें था फ्लोन महोदय, फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत। गत्यात्मक सिद्धांत या डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन। फ्लोन ने गत्यात्मक थ्योरी दी थी, डायनेमिक दी थी, इसने थर्मल थ्योरी दी थी, तापीय सिद्धांत दिया था। ये दोनों क्या है, ये प्राचीन विचारधारा है या चीर संवत विचारधारा है। इसके बाद में नवीन विचारधारा के अंतर्गत हम लोग जिनको पढ़ेंगे या कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे, तो नवीन विचारधारा के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बातें पढ़ने को मिलती है। एक तिब्बत का पठार और पूर्वी जेट स्ट्रीम। एक इसमें हम लोग पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम का प्रभाव और एक हम लोग पढ़ते हैं एल नीनो और ला नीनो इफेक्ट। ये मुख्यतः 3 सिद्धांत है जो आधुनिक है, नवीन है, जिनके बारे में बहुत बाद में जाकर के पता चला या आधुनिक समय में पता चला। ये 2 प्रकार के ऐसे विचारक है या ऐसी विचारधाराएं हैं जिनके बारे में पहले भी यानी कि काफी टाइम पहले बताया जा चुका था। तो तिब्बत का पठार यानी कि पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को वर्तमान में प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव पड़ता है और एल नीनो और ला नीनो भारतीय मानसून पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है। हम इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, हम यहाँ पर भी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले यानी कि मानसून की उत्पत्ति जो भारतीय मानसून की है,
इसके बारे में प्राचीन काल से ही अध्ययन होते रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको बांट करके पढ़े तो दो प्रकार की विचारधारा है, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, यानी कि प्राचीन या चिरसम्मत सिद्धांत और नवीन या आधुनिक सिद्धांत। प्राचीन में एडमंड हेनली का सबसे पहले सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, इसने थर्मल थ्योरी दी थी। इसके बाद हम लोग प्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर हम आधुनिक विचारधारा की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमंड हेनली का तापीय सिद्धांत, कि हेनली ने अपने तापीय सिद्धांत में क्या बताया था। एडमंड हेनली का तापीय सिद्धांत। या थर्मल थ्योरी। हेनली ने जो तापीय सिद्धांत दिया था या जो इसने थर्मल थ्योरी दी थी, इसने सीधा सीधा बताया था, यानी कि इसकी जो थ्योरी थी वो 1686 में आई थी, 1686। 1686 में इसने सिद्धांत जो दिया था वो इसने तापमान पर आधारित रखा था। यानी कि इसने बताया था कि भारत की जो मानसून है उसके ऊपर, इसकी उत्पत्ति के ऊपर तापमान का प्रभाव है। और तापमान का प्रभाव क्यों पड़ता है, तो इसने कहा था कि जो स्थल भाग है यानी कि महाद्वीपीय भाग है, और जो जल यानी कि महासागरीय भाग है, इसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये दोनों तब जाते हैं, यानी कि स्थल का और जल का जो तापन होता है उसमें फर्क होता है, उसके कारण टेम्परेचर में दोनों में अंतर आ जाता है। और जल और स्थल में तापमान के अंतर के कारण वायु दाब जो होता है उसमें अंतर आ जाता है, और उसके कारण जो हवाएं हैं वो 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर बहती है। तो इसने ये बात बताई थी हेनली ने। हेनली की अगर हम अब विवेचना करें या इसके सिद्धांत के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ें तो हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसने कहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हेनली ने बताया था कि ग्रीष्म काल में भारतीय क्षेत्र में जो मॉनसून है वो किस प्रकार से आती है और इसका आगमन क्यों होता है, और शीतकाल में ये वापस लौट क्यों जाती है, या शीतकाल में फिर मॉनसून जो हवाएं हैं वो किस प्रकार से विपरीत बहना शुरू करती है। तो हम लोग इसके लिए थोड़ा सा मानचित्र का सहारा लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये भारतीय क्षेत्र हो गया, या स्थल भाग, भारतीय उपमहाद्वीप बोल देते हैं। ये जैसे जलीय भाग है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये जलीय भाग है। अरब सागर और हिंद महासागर, यह है बंगाल की खाड़ी। ये जो पूरा क्षेत्र है इससे नीचे जो है वो हिंद महासागर स्टार्ट हो जाता है। तो इसने कहा था कि ग्रीष्म काल में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीष्म काल में किस प्रकार से भारत में जो हवाएं हैं वो चलती है। तो एडमंड हेनली ने बोला था कि जब तापमान का प्रभाव पड़ता है तो ग्रीष्म काल में किस प्रकार से तापमान परिवर्तित होता है और वायु दाब जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि इसने बताया था कि जब भारत में ग्रीष्म काल होता है तो सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाता है, यानी कि सूर्य की किरणें जो उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। इसका मतलब भारत में, जैसे हम लोग यहाँ पे ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती है, और 21 जून में भारत में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है।
इसी प्रकार से सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा पर सीधी पड़ती 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर भारत के लिए सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास होता है यानी कि भारतीय उत्तर भारत में या मध्य भारत में होता है, उस टाइम पे इस क्षेत्र में भयंकर गर्मी पड़ती है यानी कि भारत में ग्रीष्म काल होता है। जब गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में तो होता क्या है कि सूर्य की स्थिति होने के साथ साथ ही जो थर्मल इक्वेटर होती है या जिसको हम बोलते हैं उष्ण भूमध्य रेखा, इसको थर्मल इक्वेटर बोलते हैं या उष्ण विषुवत बोल देते हैं, कि जैसे सूर्य की स्थिति जहां पर होती है वहीं पर जो तापमान है वो सर्वाधिक होता है। जैसे सूर्य यहाँ है तो इस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है। जब सूर्य 0 डिग्री पर होता है तो वहां पर तापमान ज्यादा होता है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा के आसपास होता है तो वहां पर तापमान ज्यादा होता है। तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्वेटर, उष्ण भूमध्य रेखा, या गर्म जो है वो, या उष्ण जो है इसको विषुवत बोल देते हैं। उसके विस्थापन होता है सूर्य के साथ साथ, यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री तो अपनी जगह रहती है, लेकिन सूर्य की स्थिति जैसे ही बदलाव करती है तो उसके साथ साथ जो तापमान यानी कि थर्मल इक्वेटर जो होती है, तापीय जो भूमध्य रेखा होती है, इसको हम लोग तापीय भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, ये विस्थापित होती है और ये सूर्य के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। और जैसे ही तापीय भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध में आती है तो उसके कारण होता क्या है कि व्यापारिक पवनें जो है वो विस्थापित हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज और कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना जरूरी है कि व्यापारिक पवनें क्या होती है, पछुआ पवनें क्या होती है, ध्रुवीय पवनें क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर हमारे, अगर हम लोग ब्रह्मांड की बात करें तो ग्लोब के ऊपर 3 प्रकार की यानी पृथ्वी पर 3 प्रकार की पवनें बहती है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोब के ऊपर ये जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है। इसके बाद में 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा। अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि जो 3 प्रकार की पवनें हैं वो किस प्रकार से ग्लोब के ऊपर बहती है। ये जैसे 30 डिग्री अक्षांश है और ये 60 डिग्री अक्षांश है, ये भी 60 डिग्री अक्षांश है। यहां पे 90 डिग्री होता है साउथ, यहां पे 90 डिग्री नॉर्थ। अब हमारे जो ग्लोब है इसके ऊपर 3 प्रकार की स्थायी पवनें चलती, यानी कि अगर हम लोग जैसे पिछली बार सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवन है, तो पवनें जो होती है पवनें 3 प्रकार की होती है। ये भी चीज आपके लिए जानना जरूरी है। नंबर 1 होती है स्थायी, नंबर 2 होती है अस्थायी, अस्थायी पवन, और नंबर 3 होती है स्थानीय पवन। अब जो स्थायी पवन है ये भी आगे 3 प्रकार की होती है, आप लोग समझे। नंबर 1 होती है व्यापारिक, नंबर 2 होती है पछुआ, और नंबर 3 इसमें होती है ध्रुवीय। जो स्थायी पवनें होती है 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। अस्थायी पवनें भी आगे 3 प्रकार की होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं। अस्थायी पवनें जो है ये भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मॉनसून पवनें, नंबर 2 सागर समीर और स्थल समीर, नंबर 3 होती है घाटी समीर और पर्वत समीर। इसमें यानी कि पवनें 3 प्रकार की होती है। अस्थायी पवनें जो है वो, मॉनसून पवनें अस्थायी पवन होती है, सागर समीर और स्थल समीर जो है
ये भी अस्थायी पवनें होती है, और घाटी समीर और पर्वत समीर भी अस्थायी पवनें ही होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अस्थायी पवनें भी 3 प्रकार की होती है, स्थायी पवनें भी 3 प्रकार की होती है। स्थानीय पवनें जो है वो कई प्रकार की होती है, यानी कि इनका कोई विभाजन नहीं होता। जैसे लू एक भारत की स्थानीय पवन है, चिनूक एक उत्तर अमेरिका की स्थानीय पवन है। इसी प्रकार से हर्मटन यानी कि जिसको डॉक्टर बोलते हैं, पश्चिमी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की एक स्थानीय पवन है। इसी प्रकार से अफ्रीका के अंदर सिरोको है, या यूरोप के अंदर फोन है। इस प्रकार से स्थानीय पवनें, तो स्थानीय पवनें बहुत सारी होती है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो स्थायी और अस्थायी पवनें होती है, इसमें से प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें है, तो उसमें से आपको 3 पवनें जो है ये दे करके और एक ये दे रखी थी। तो यहाँ पर स्थायी 3 होती है, यहाँ पर पूरे ग्लोब के ऊपर 3 पवनें लगातार सारा साल स्थायी बहती है, जिनको हम लोग परमानेंट विंड या इनको हम लोग भूमंडलीय पवनें, यानी कि इनको कई नाम दिए जाते हैं, सनातन पवनें। तो ये जो पवनें होती है इनकी अगर हम लोग बात करें तो उष्ण कटिबंध में, यानी कि 0 से लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के बीच एक पवन बहती है। इसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड बोला जाता है इनको। इसके बाद में तीस से 60 डिग्री के बीच जो पवनें बहती है इनको हम लोग बोलते हैं पछुआ पवनें, पछुआ, या इनको बोलते हैं पश्चिमी पवनें, यहां भी और यहां भी। फिर इसके बाद में ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवों से 60 डिग्री की ओर जो पवनें बहती है इनको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय पवनें, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ही बहती है। अब यहां पर जो है ये 3 प्रकार की पवनें होती है। व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री दोनों अक्षांशों में, पछुआ पवनें 30 से 60 डिग्री दोनों अक्षांशों में, और ध्रुवीय पवनें 60 से 90 डिग्री दोनों अक्षांशों में। ये चलती क्यों है? ये वायुदाब पेटियों के कारण चलती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर भूमध्य रेखीय उष्ण यानी कि जो है क्षेत्र है, यहाँ पे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। यहाँ पे वायुदाब उच्च होता है, इसलिए हवाएं जो है वो उच्च से निम्न की ओर जा रही है, यहाँ से यहाँ की ओर। फिर यहाँ पे 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, और फिर 90 डिग्री 85 से 90 डिग्री के बीच में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो ये जो पेटियां होती है, वैसे तो 4 होती है, लेकिन दोनों गोलार्धों में बात करें तो पेटियों की कुल संख्या 7 होती है। इंपॉर्टेंट है कि हमारे विश्व में या ग्लोब के ऊपर कुल कितनी पेटियां पाई जाती है, तो 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती है, और ये 4 प्रकार की होती है। निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी। तो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। इस प्रकार से 3 प्रकार की हवाएं इन 4 पेटियों के बीच में हमारी पृथ्वी के ऊपर बहती है। अब इन पेटियों के बारे में डिटेल से आगे के लेक्चर में अगले में बात करेंगे। यहां पर जो बात आ रही है, हेनरी महोदय ने जो तापीय सिद्धांत दिया था, इसमें इसने कहा था कि जैसे ग्रीष्म काल होता है तो जो तापीय भूमध्य रेखा होती है, थर्मल इक्वेटर होती है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाती है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास आ जाती है। उसके कारण क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, अब ये जो व्यापारिक पवन है दक्षिणी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध वाली विस्थापित होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो भूमध्य रेखा थी वो उत्तर की ओर आ गई। उसके कारण क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो थी वो तो विस्थापित होगी, और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती है इनको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें बोलते हैं। यहाँ पे ये हमें ध्यान देना है, इनका नाम होता है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। इनके बारे में मैं डिटेल से एक लेक्चर कराऊंगा, क्योंकि इन पवनों की दिशा भी एग्जाम में पूछ जाती है। जैसे सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था कि दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो इनकी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये दक्षिण पूर्व से आ रही है, जो पवन जिस दिशा से आती है उसकी वही दिशा होती है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। ये उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोग इनको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन बोलते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो होती है, ये जैसे ही भारत आती है
तो इनकी दिशा तो हालांकि उत्तर पश्चिम की होती है। जैसे कि हम लोग मान लें कि भारत के दक्षिण में ये जैसे 8 डिग्री से भारतीय क्षेत्र शुरू होता है, तो भारत के दक्षिण में यहां पर जो है ये भूमध्य रेखा है, यानी कि हिंद महासागर में जैसे ही यहां पर सूर्य उत्तर की ओर जाता है, तो ये जैसे निम्न वायुदाब की पेटी जो होती है, तापीय भूमध्य रेखा जो है वो जैसे खिसकती है, तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इसके साथ साथ आकर के भूमध्य रेखा को पार कर जाती है। और जैसे ही ये जो पवनें आ रही है, जैसे इन्हीं पवनों की हम लोग बात करें, ये जो पवनें हैं, ये पवनें जैसे ही इधर जा रही है, लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती है तो इनकी जो दिशा है वो कोरियालिस बल के कारण है वो पलट जाती है, या इनकी दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर एक बल कार्य करता है जिसका नाम है कोरियालिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इसलिए ये जो बल है इसको कोरियालिस ने सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको कोरियालिस बल कहते हैं। और एक फेरेल नाम का विद्वान था जिसने सबसे पहले इसको साबित किया था, इसलिए इसे फेरेल का नियम भी बोल देते हैं। फेरेल का नियम या कोरियालिस बल। इसके कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ती है। ध्यान रखना आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। ये किसने कहा था? ये कोरियालिस ने कहा था और फेरेल ने इसको साबित किया था। क्योंकि पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो जो चीजें हैं वो उसका साथ नहीं दे पाती, पीछे छूट जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो इस प्रकार से चलती है अपने दाईं ओर, और दक्षिण गोलार्ध में जो पवनें हैं वो अपने बाईं ओर चलती है। तो भूमध्य रेखा को जैसे ही ये पवनें पार करती है, कौन सी पवनें? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती है तो इन पवनों की दिशा जो है वो कोरियालिस बल के कारण क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, ये डाइवर्ट हो जाती है। और फिर ये पवनें जो है वो यहां से क्या है, इस प्रकार से बहना आरंभ कर देती है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोला गया है दक्षिणी पश्चिमी, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से आ रही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें, इन्हीं को क्या कहा गया है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें। कब बहती है? ग्रीष्म काल में, या इनको हम लोग कह सकते हैं सागर से स्थल की ओर, यानी कि सागर समीर। अब क्या बोला था हेली ने कि ग्रीष्म काल में भारत में जो पवनें हैं वो सागर से स्थल की ओर बहती है, तो ग्रीष्म काल में इनकी दिशा क्या होती है? सागर से स्थल की ओर। अब सागर से ये पवनें लंबा रास्ता तय करके आती है दक्षिण गोलार्ध से, फिर उत्तरी गोलार्ध होती है, तो ये पवनें अपने साथ जलवाष्प विशाल मात्रा में लेके आती है। और जैसे ये भारत पहुंचती है सबसे पहले, जैसे अंडमान निकोबार मई में आ जाती है, 20-25 मई को, फिर केरल आती है 1 जून को, फिर जैसे केरला में जैसे ये पवनें टकराती है तो यहाँ पे मानसून ब्रस्ट होता है, मानसून प्रस्फोट होता है, भारी बारिश होती है। फिर 5 तारीख के लगभग कर्नाटक, फिर 10 के लगभग महाराष्ट्र, फिर 15 के लगभग गुजरात, फिर 1 जुलाई के लगभग दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आगे बढ़ जाती है। तो ये जो मानसून पवनें होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनें होती है। तो आपको ध्यान रखना कि भारतीय मानसून पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से आ रही है, क्योंकि हालांकि इनकी दिशा उत्तर पश्चिमी थी, लेकिन जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो कोरियालिस बल के कारण मुड़ जाती है, और यही पवनें मुड़ करके भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनों के रूप में पहुंचती है और ये भारत में वर्षा करती है। तो ये ग्रीष्म काल में इस प्रकार से जो पवनें हैं वो सागर से स्थल की ओर चलती है, ये हमें ध्यान रखना है। और क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ पे उच्च तापमान के कारण ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है।
और समुद्र में क्या है, इस टाइम पे भी तापमान में ज्यादा फर्क नहीं होता। समुद्र में जो वार्षिक तापांतर होता है वो मुश्किल से 2 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो तापमान है वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि समुद्र का जो जल होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है, तो तापांतर बहुत कम होता है। लेकिन स्थल भाग जो जैसे सूर्य किरण पड़ती है तो तपना शुरू हो जाता है, यहाँ पे तापमान ज्यादा हो जाता है और रात को फिर कम हो जाता है। तो स्थलखंड जो है वो जल्दी क्रियात्मक होता है, इसलिए स्थल का तापमान उच्च हो जाता है जैसे सूर्य किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। तो इसके लिए यहाँ पर इसके कारण वायुदाब निम्न हो जाता है, और निम्न वायुदाब होने के कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब है, हवाएं हैं वो सागर से स्थल की ओर चलती है। तो हेनरी का जो सिद्धांत था बड़ा स्पष्ट था कि ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तापीय भूमध्य रेखा उत्तर की ओर चली जाती है, उसके कारण उत्तरी भारत में वायुदाब या भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में वायुदाब निम्न हो जाता है, और यहाँ पे जो है वो एक निम्न वायुदाब का गर्त बन जाता है। और इसके कारण भूमध्य रेखा से या दक्षिणी जो हिंद महासागर है यहाँ से जो पवने हैं वो मुड़ करके और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने भारत में आती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के रूप में ग्रीष्म काल में भारत में वर्षा करती है। तो इसने कहा था 6 महीने ये सागर से स्थल की ओर बहती है और सागर से आती है, इसलिए पानी लेकर के आती है, और बाद में जहां जहां ये पर्वतों से पहाड़ियों से टकराती है तो वहां पर वर्षा करती है। ये तो बात थी ग्रीष्म काल की, किसकी, हेनरी की। ग्रीष्म काल में किस प्रकार की घटनाएं जो है वो भारत में घटित होती है हेनरी के तापीय सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पे बात जो है वो पूरी की पूरी किसके अकॉर्डिंग घूम रही है, वो तापमान के कारण घूम रही है। उच्च तापमान है तो निम्न वायुदाब है, यहाँ पे तापमान इसकी बजाय क्या है, कम है, 20-25 ही। यहाँ पे उत्तर भारत में जो तापमान गर्मियों में 45 डिग्री 50 डिग्री तक भी चला जाता है, तो इसकी बजाय तापमान यहाँ पे क्या उच्च है, इसलिए यहाँ पर वायुदाब क्या है, निम्न है। और यहाँ पे हिंद महासागर में वायुदाब क्या है, उच्च है, उच्च वायुदाब है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, तापमान जो है वो इसकी तुलना में यहाँ पर कम था, इसलिए वायुदाब क्या हो गया, उच्च हो गया। इसलिए सागर से स्थल की ओर चलती है 6 महीने पौने। तो इसने कहा था ग्रीष्म काल में 6 महीने पौने सागर से स्थल की ओर बहती है, सागर से स्थल की ओर बहती है। ये तो बात होगी ग्रीष्म काल की, किसके अकॉर्डिंग, हेनरी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं शीतकाल की, कि शीतकाल में किस प्रकार से मौसमी घटनाएं है वो घटित होती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनें जो है वो वापस लौट जाती है, किसके साथ, सूर्य के साथ। अब सूर्य क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, फिर 22 जून को वापस धीरे धीरे जुलाई अगस्त में भारत को लगभग सितंबर तक जो है वो छोड़ जाता है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तब 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, इसलिए 23 सितंबर और 21 मार्च इस दिन भी सूर्य की भूमध्य रेखा पर सीधी होती है। दोनों दिन 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। तो 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चला जाता है, तो भारतीय इस क्षेत्र में धीरे धीरे तापमान क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, और कम होने के कारण वायुदाब क्या होने लगता है, उच्च होने लगता है। इसके कारण हवाएं वापस मानसून पवने यानी कि जो पवने है वो लौटना आरंभ कर देती है, फिर वो इस क्षेत्र की ओर बहना आरंभ कर देती है, क्योंकि यहाँ पर होता है तो यहाँ पे गर्मी होती है, और यहाँ पे क्या होती है, ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे तापमान कम और वायुदाब उच्च हो जाता है, यहाँ पे तापमान ज्यादा और वायुदाब कम हो जाता है। इसके कारण हवाएं क्या है, फिर वापिस मुड़ना शुरू कर देती है। और फिर सूर्य जो है वो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है, और मकर रेखा पर जब होता है तो इसका मतलब भारत में क्या पड़ता है, गर्मी सर्दी पड़ती है, तो शीतकाल आरंभ हो जाता है। तो इसने कहा था कि शीतकाल में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, यानी कि दक्षिणायन होता है, मकर रेखा के आसपास होता है, तो उस टाइम पे उत्तरी भारत में तापमान कम हो जाता है, क्योंकि स्थलखंड जो होता है वो आपको बताया था कि जैसे ही सूर्य की किरणें जो है वो कम पड़ती है तो स्थलखंड ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो यहाँ का तापमान जो है वो शीतकाल में तापमान निम्न और वायुदाब उच्च हो जाता है।
शीतकाल में तापमान उत्तर भारत का या भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र का निम्न और वायुदाब उच्च हो जाता है, और यहाँ पर जो तापमान है उसमें 2 ही डिग्री का या मैक्सिमम 1-2 डिग्री का फर्क पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो तापमान है वो उतना ही रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में तापमान 15 डिग्री 10 डिग्री के लगभग होने के कारण यहाँ से जो हवाएं हैं उच्च वायुदाब से यहाँ पर निम्न वायुदाब की ओर बहना आरंभ कर देती है। अब जो स्थिति है हिंद महासागर की वो बदलने शुरू हो जाती है, यानी कि हिंद महासागर में उच्च ताप और निम्न वायुदाब हो जाता है। ये जो क्षेत्र है हिंद महासागर का, यहाँ पे तापमान उच्च हो जाता है, इसलिए जो पवनें हैं वो क्या करती है, वापिस इस प्रकार से बहना आरंभ कर देती है। इस प्रकार से पवनें जो है वो, और इन पवनों की दिशा क्या हो जाती है, फिर शीतकाल में जो पवनें हैं इनकी दिशा हो जाती है स्थल से सागर की ओर, स्थल से सागर की ओर। 6 महीने कब कहां चलती है, स्थल से सागर की ओर चलती है। इनको ही फिर बोला गया उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें, उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें। उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें उत्तर पूर्व से आ रही है। अब मानसून पवनें जो है वो ये इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ रही है कोरियालिस बल के कारण। इसलिए क्या होता है कि ये जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है तो बंगाल की खाड़ी से ये जल ग्रहण कर लेती है, और इनको ये जो भारत का तट एक बाहर निकला हुआ सा भाग है, ये वाला भाग उभरा हुआ भाग है ये भारत का, इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट जो है इन वापिस लौटती हुई या उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के कारण बारिश प्राप्त करता है, तो यहां पर वर्षा होती है। जब ये पवनें वापिस लौटती है तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में वर्षा करती है, और जो है इसी को हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें, और इसी कारण उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों के कारण यहाँ पर बारिश होती है। तो इस प्रकार से हेली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शीतकाल में जो है वो पवनों की दिशा स्थल से सागर होती है, ग्रीष्म काल में 6 महीने पवनों की दिशा सागर से स्थल होती है, सागर से आती है तो इसलिए पूरे भारत में वर्षा करती है। लेकिन शीतकाल में ये पवनें जब स्थल से सागर की ओर बहती है तो शेष भारत में वर्षा नहीं कर पाती, केवल कोरोमंडल तट होता है जो बंगाल की खाड़ी से आती हुई हवाओं को रोक करके यहाँ पर वर्षा करता है। तो हेली ने जो है वो तापीय सिद्धांत दिया था, यानी कि क्लासिकल या हम कहे चीर संवत जो विचारधारा है, प्राचीन विचारधारा है, उसका पहला विचारक था एडमंड हेली। एडमंड हेली ने 1686 में बताया था कि भारतीय क्षेत्र में जो मानसून पवनें आती है वो तापमान के द्वारा प्रभावित होती है। जब भारत में तापमान बढ़ता है तो वायुदाब निम्न हो जाता है, उसके कारण समुद्र से हवाएं जो वो पानी लेकर के भारत आती है। ये 6 महीने भारतीय क्षेत्र में प्रभावी रहती है। जैसे ही शीतकाल आरंभ होता है, सूर्य दक्षिण की ओर चला जाता है, तो भारतीय क्षेत्र में खास करके भारतीय स्थल खंड जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे तापमान निम्न हो जाता है और वायुदाब उच्च हो जाता है। उसके कारण शीतकाल में इसने बताया था कि हवाएं जो है वो स्थल से सागर की ओर बहती है 6 महीने। तो इसका कहने का मतलब यही था, यानी कि जो हेली ने जो सीधी सीधी बात बताई थी वो यही बताई थी कि 6 महीने हवाएं स्थल से सागर की ओर और 6 महीने यानी कि ग्रीष्म काल में जो हवाएं हैं वो सागर से स्थल की ओर, सागर से स्थल की ओर बहती है। तो इसने यही बात कही थी कि 6 महीने का जो टाइम है वो इसने दिया था, लेकिन बाद में इसकी आलोचना हुई आगे चल करके। क्यों हुई आलोचना? इसकी इसलिए हुई कि इसने बताया था कि जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 मार्च के बाद में, उसके बाद में थर्मल इक्वेटर यानी कि तापीय विषुवत रेखा खिसकना आरंभ कर देती है, और उसके साथ साथ निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वो उत्तर की ओर बढ़ना आरंभ हो जाता है, और ये भारत में जैसे स्थापित होता है तो सागरीय पवनें भारत आती है और ये वर्षा करती है और जिसको मानसून कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। बाद के वैज्ञानिकों ने जब शोध की और इसके बारे में गहन विचार विमर्श हुआ तो ये पाया गया कि सूर्य की जो स्थिति होती है वो तो निश्चित होती है। सूर्य तो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होगा,
सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर होगा, सूर्य वापिस 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होगा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगा। लेकिन सूर्य की स्थिति तो निश्चित है, लेकिन मानसून निश्चित नहीं है। भारत में मानसून पवनें 5 दिन पहले भी आ सकती है और 10 दिन लेट भी आ सकती है। भारत में मानसून पवनें जो है वो पर्याप्त वर्षा भी कर सकती है और अकाल भी पड़ सकता है, वर्षा नहीं भी हो सकती। एक बार बारिश हो जाए तो अंतराल आ जाता है, एक महीने बारिश नहीं होती। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा क्यों होता है? अगर सूर्य के साथ स्थिति अगर है, अगर तापमान का ही केवल प्रभाव है तो टाइम पर आना चाहिए था मानसून को और इसको टाइम पे बारिश करनी चाहिए थी, लेकिन ये अपना समय जो है वो निश्चित क्यों नहीं है। फिर इसके कारणों की आगे जब व्याख्या हुई तो इसकी आलोचना हुई कि भारतीय मानसून के ऊपर केवल तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता या इसके ऊपर कुछ और कारक है वो भी प्रभाव डालते हैं। तो इसका आगे का जो सिद्धांत था फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत, वो फिर एक दो बातों की और पुष्टि करता है कि केवल इसका प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ और चीजें हैं वो भी प्रभावित करती है। तो कल के लेक्चर में हम लोग आगे के बारे में यानी कि फ्लोन का सिद्धांत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग जरूर बताना। हाँ, इस वीडियो को आप लोग एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, अगर आप 2 बार देख लेते हो तो आपको भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित हेली का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डैफोडिल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।